हाय गाइस, हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, खुशामदीद एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू रेलवे 24/7। और भाई आ जाओ फटाफट से शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, मित्रगण हैं, सखे संबंधी है, फटाफट से अपने सेशन को शेयर कर दो, अपने दोस्तों को बुला लाओ और शुरू करते हैं आज के सेशन को। अब देखो दिवाली है तो भाई थोड़ा सा मानते हैं कि थोड़ा मन नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मन को तो लगाना पड़ेगा। तो भाई शुरू करते हैं फटाफट से सेशन को। हाँ, और ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। चलिए जी, चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे और जवाब देंगे कि क्या यहाँ पर पूछा जा रहा है ना। तो जितने भी दोस्त हैं आ जाओ भाई फटाफट से। उपेंद्र है ना, कल की क्लास आप लोगों ने नहीं देखी हो तो डेफिनेटली देख लीजिएगा। कल की क्लास में हम लोगों ने वही प्रैक्टिस सेशन ही करवाए थे, तो आज भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है। कुछ दिन प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके बाद में सीधे चलेंगे हम लोग हमारे थियोरी वाले पोर्शंस के अंदर, है ना। कुछ दिन की बात है बस। चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं। क्या यहाँ पर कहा जा रहा है कि द सिस्टम की बात कर रहे हैं भाई। पुराने काल की अगर हम बात करते हैं तो कि सामग्रियों की अवधि तय करने के लिए रेडियोधर्मिता का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। पर पुरानी चीजों के बारे में अगर हमें पता करना है तो हम क्या करेंगे, रेडियम डेटिंग के बारे में पता करेंगे, या फिर जो है यूरेनियम डेटिंग के बारे में हम कहेंगे, कार्बन डेटिंग कहेंगे, या फिर ड्यूटेरियम। अच्छा, आप लोग ड्यूटेरियम के बारे में जानते हो क्या कि ड्यूटेरियम क्या होता है? अगर किसी को ड्यूटेरियम के सोचिएगा, अगर आपको ड्यूटेरियम के बारे में जानते हो, ड्यूटेरियम जो है वो बेसिकली डी से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। 1H1 भी हम लोग इसे नहीं, 1H2 भी हम लोग इसे जो है वो जनरली कह रहे होते हैं। ये वाली सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। हाइड्रोजन का समस्थानिक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं ड्यूटेरियम के बारे में बता रही हूँ तो भैया ड्यूटेरियम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुरानी चीजों का पता करने के लिए हम लोग कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग करते हैं। ये वाली चीज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या यहाँ पर पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्बोहाइड्रेट। देखो कार्बोहाइड्रेट, आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता दूं, ह्यूमन के अंदर न्यूट्रिशन की फॉर्म में तो हम कार्बोहाइड्रेट का यूज कर रहे होते हैं, है ना। लेकिन इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट की सबसे अच्छी बात क्या, इतना बड़ा नाम कैसे लिखें? तो इतना बड़ा नाम नहीं लिखकर आप इसको CHO की फॉर्म में भी लिख सकते हो। अब CHO की फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कुछ नहीं होता, है ना। और आपको ये पूछे ना अगर कि इसका रेशो कितना होता है, तो आपको ध्यान रखना है 1:2:1 होता है। मैडम प्रूफ करके बताओ। जैसे कि ग्लूकोज है, आप सभी को पता है कि ग्लूकोज जो होता है वो आपका हाइड्रोकार्बन कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। अगर आप इसका सिंपल रेशो लोगे तो 6:6, 6×2=12 और 6:6। तो देखो कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर आपको पहचानना हो ना, तो आप इसी तरीके से पहचानना, कार्बन 2 अनुपात, हाइड्रोजन 1 अनुपात और ऑक्सीजन 2 अनुपात में ही रहेगा। प्रश्न आपसे पूछा था कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है, तो भाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? H2O2। तो इसमें कार्बन तो दिख ही नहीं रहा, तो ये बिल्कुल आपका जो है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है जिसमें CHO आता हो। और शुगर केन की अगर मैं बात करती हूँ, शुगर केन या फिर आप चीनी की भी बात करोगे तो सुक्रोज आपको इससे मिल रहा है। और सुक्रोज अगर आपको इससे मिल रहा है या फिर चीनी भी मिल रही है, तो चीनी इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये आप सभी को पता है ना। डी मत करो अगर मैं कह रही हूं, क्योंकि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन है और ऑक्साइड है, तो इसमें कार्बन कहीं दिख ही नहीं रहा ना, नाम से भी पता लग रहा है ना। तो ये वाली चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। MTS का क्लास मिस हो जाता है भाई। देखो यार, दो ऑप्शन तुम्हारे पास ऑप्शन है। मैं किसी को ये नहीं कह रही कि तुम क्या करोगे, तुम्हारी मर्जी हो तुम वो करो, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ, है ना। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द आया था नायलॉन। मैं नायलॉन के बारे में भी आप लोगों को बता देती हूँ कि नायलॉन एक प्रकार का पॉलीमर का एग्जाम्पल है। नायलॉन किसका एग्जाम्पल है बेटा? पॉलीमर का एग्जाम्पल है। और नायलॉन जिससे मिलकर बना होता है, यानी कि नायलॉन का अगर मैं मोनोमर कहूँ तो नायलॉन के मोनोमर का नाम होता है कैप्रोलैक्टम। मेरे साथ याद करो, नायलॉन जो है वो एक प्रकार का फैब्रिक है, फाइबर है, फाइबर बना है। और इसका जो है वो बेसिकली आपको ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है कि नायलॉन का जो बेसिकली फाइबर होता है और इसका जो मोनोमर होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? कैप्रोलैक्टम के नाम से जानते हैं। ये वाली चीज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, जल्दी से बता दीजिए, जवाब दीजिए फटाफट से। इज इट क्लियर? फटाफट से बताइए कि क्या यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर होगा। हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई मिनिमम आयरन और माने कि अयस्क, तो भाई इज अ फाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आयरन का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होगा। ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आयरन का ऑक्साइड क्या होगा। अब आयरन के ऑक्साइड की मैं बात करूँ तो तुम एक बात बताओ, बोला ही आयरन का ऑक्साइड है, तो जिसमें आयरन होगा और ऑक्सीजन होगा, तो कार्बन कहाँ से आएगा?
ऑक्साइड बोले तो ऑक्सीजन के अलावा कुछ नहीं होगा, सीधी सिंपल सी बात है ना। कमेंट नहीं शो हो रहा है आईडी से, नहीं आपका कमेंट शो हो रहा है जाट चौधरी जी, बिल्कुल और आराम से हो रहा है, पर सेशन शेयर करो यार, इतने से बच्चों में क्या मजा आएगा। तो देखो ऑक्साइड में कभी भी कार्बन क्यों आएगा, ऑक्साइड में ऑक्सीजन आएगा, कार्बन हर जगह थोड़ी ना आ जाता है। फिर ऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो सल्फर कहाँ से आएगा भाई, अब या तो Fe2O3 होगा या फिर Fe2O4 होगा। तो यहाँ पर जो होता है वो क्या होता है आप लोगों का, 7 बजे, ओ सॉरी 8 बजे, 7 बजे चालू ही 8 बजे खत्म हो जाएगी। चलिए तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, Fe2O3, तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे अरे भाई, तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं हो जाएगा, पलट गए, बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आयरन के ऑक्साइड की बात कर रहे हैं ना, तो ये आपका Fe2O3 हो जाएगा। देखो आज के क्वेश्चन थोड़े टफ लग रहे होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर दिन ही सरल क्वेश्चन कर लेंगे, कुछ ना कुछ दिन तो डेफिनेटली हम लोग लेवल को हाई करेंगे ही, है ना। ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सेशन को तो लाइक कर दो। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है, वाणिज्यिक नाइट्रिक एसिड रंगीन होता है, नाइट्रिक एसिड रंगीन होता है क्योंकि इसमें घुली हुई चीजें होती हैं, तो ये जो है वो कलरफुल है। कमर्शियल नाइट्रिक एसिड, अच्छा नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या कि नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? कोई भी मुझे अगर नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला बता दे तो मजा आ जाएगा, कोई भी मुझे नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला बता दे तो मजा आ जाएगा। बताओ देखिए क्या यहाँ पर नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होगा, बताओ देखिए फटाफट से, क्या यहाँ पर नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होगा? तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। HNO3 इट इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड। इसको हम किंग ऑफ एसिड के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। एसिड रेन के अंदर, अम्लीय वर्षा के अंदर दो ही तो अम्ल आते हैं आपके साथ में, या तो आपका H2SO4 आएगा और या फिर जो है वो HNO3 बनेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे मैडम आसमान से कैसे एसिड जो है वो प्रकट हो रहा है? सोचने वाली बात है कि आसमान से जो है वो एसिड कैसे प्रकट हो रहा है, तो भैया आसमान से नहीं एसिड प्रकट हो रहे हैं। जनरली हुआ क्या है यहाँ पे कि ये आपका सल्फर का प्रदूषक, आप सल्फर के बहुत प्रदूषण करते हो, आप नाइट्रोजन का बहुत प्रदूषण करते हो, और नाइट्रोजन का प्रदूषण करते हो तो ये वातावरण के हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके H2SO4 बनाते हैं और HNO3 बनाते हैं, और यही फिर जो है वो बारिश के साथ में गिरते हैं। ये वाली कहानी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो जिसको साइंस ऐसा लगता है कि टफ है या मुश्किल है, आप ये 7 बजे वाला सेशन पढ़ने लग जाओ, है ना। अगर फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हें टॉपिक वाइज पढ़ना है, तो टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए मैं आपको बता रही हूँ 3 बजे वाली क्लास में टॉपिक वाइज पढ़ा रही हूँ। आज मैंने क्या पढ़ाया था, ग्रेविटी वाला पूरा पोर्शन करा दिया था, तो 3 बजे वाली क्लास में तुम ये पढ़ सकते हो, और यहाँ पर मैं प्रैक्टिस सेशन करा रही हूँ। अब सेक्शन कंट्रोल में 20 नंबर की साइंस है, एनटीपीसी में है, ग्रुप डी में है, तो भाई अभी तो साइंस पढ़ना ही पड़ेगा तुम लोगों को। क्वेश्चन आपसे पूछा था कमर्शियल नाइट्रिक एसिड, उसमें क्या घुला हुआ है, तो उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड घुला हुआ है भाई, सीधी सिंपल सी बात है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वाली चीज का भी आप लोगों को यहाँ पर खासा ध्यान रखना है। पीडीएफ अवेलेबल की बात करूं तो पीडीएफ आपको हर दिन मिल जाती है नीरज मैम साइंस के टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। ओके जी ओके। तो अभी फटाफट से आप लोग जो है वो यहाँ पर क्या करेंगे, आंसर करेंगे, जवाब देंगे, और पर फटाफट से देंगे। ये वाली चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। बताओ ओके। विच गैस इज यूज टू आर्टिफिशियल फ्रूट राइप इन ग्रीन फ्रूट? तो हम लोग सच में फलों को पकाने के लिए भी गैसेस का यूज कर रहे हैं? जी हाँ, हम फलों को पकाने के लिए भी जो है वो गैसेस का यूज कर रहे हैं। और उसके लिए हम कौन सी गैस लेते हैं? देखो अब मैं एक कहानी और समझाती हूँ, बहुत अच्छे से समझना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ईन। यहाँ क्या लिखा हुआ है? ईन। यहाँ क्या लिखा हुआ है? एन। यहाँ क्या लिखा हुआ है? एन। जहां पर भी एन लिखा है ना, मतलब वहां पर सिंगल बॉन्ड है। मेथ लिखा है, मेथ का मतलब होता है एक कार्बन, तो इसका फॉर्मूला हो गया ये। एथ का मतलब होता है 2 कार्बन, यानी कि 2 कार्बन है और दोनों कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है ना। इस तरह से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक है आपके पास में एथिलीन और एक है आपके पास में एसिटिलीन, ठीक है। तो बताओ देखिए क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्विकली बताओ। और एसिटिलीन जो है आप लोगों का, उसमें जो है उसका मतलब एक्चुअली इथाइन जो है वो इथाइन है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर जो है वो ए करेक्ट आंसर होगा, एथिलीन यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताओ क्या कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको आराम से आता है, एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत बहुत धन्यवाद रुखसाना जी। चलिए एंड गाइस प्लीज शेयर द सेशन। ये सेशन हर दिन हो रहा है 7 बजे, और अपने दोस्तों को सेशन को शेयर करने को कहिए। और हम अभी देखो लेवल 0 से चल रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट है। ये 7 बजे वाली क्लास चालू हुई है अभी तक, मैं लेवल हाई भी करूंगी, और जिस दिन लेवल हाई हुआ उस दिन सबकी हवा टाइट हो जाएगी। तो आराम आराम से हम सारे पोर्शन, सारे क्वेश्चन, हर प्रकार के क्वेश्चन के पैरामीटर्स को जो है वो कवर करेंगे। इस चीज का भी आपको खासा ध्यान रखना है। बेकिंग सोडे के रासायनिक का नाम बताइए। बेकिंग
बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा से तुम्हारे पास जितने क्वेश्चन आते हैं ना, आज मैं वो सारे कुछ पढ़ा देती हूँ। पहली बात तो बात कर रहे हैं बेकिंग सोडे की। बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा बेस का एग्जाम्पल है। बेकिंग सोडे के फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3 होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा? हम कहेंगे भाई NaHCO3 है। NaHCO3 किसकी तरह काम करता है? एंटासिड की तरह काम करता है। एंटासिड की तरह यानी कि प्रति अम्ल की तरह काम करता है। प्रति अम्ल की तरह काम क्यों करता है? क्योंकि अम्ल के अगेंस्ट रिएक्शन कर रहा है, और अम्ल के अगेंस्ट रिएक्शन करने वाले को ही तो क्षार कहते हैं। तुम्हें जब भी एसिडिटी होती है तो तुम्हारे पेट में HCl की मात्रा ज्यादा हो जाती है, और अगर तुम्हारे घर में इनो ना हो, है ना, अगर तुम्हारे घर में इनो ना हो तो तुम क्या करो, तुम मीठा सोडा भी जो है वो इनो की जगह यूज कर सकते हो। मीठा सोडा जिसे हम कहते हैं ये वही है। तो अब हम क्या कह रहे हैं भाई, यहां से क्या करेगा ये Na तो इस Cl के साथ रिएक्शन करके नमक बना लेगा पेट में जाके, ये NaCl हो गया। फिर क्या करेगा, ये H2O बनाएगा यहाँ पर और CO2 बनाएगा। इनो पीने के बाद में जो आप लोगों को गैस निकल रही होती है वो भी आपकी क्या होती है, यही CO2 होती है। पहली चीज तो यही आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज मैं आपको और बताती हूँ कि NaHCO3 जो होता है, NaHCO3 की अगर रिएक्शन करवा दूं किसके साथ में, टार्टरिक एसिड के साथ में। अब आप लोग बताओ कि अगर मैं NaHCO3 की टार्टरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवा दूं, क्या आप जानते हैं टार्टरिक एसिड कहां पर पाया जाता है ना, बताओ। देखिए ग्रुप डी के लिए रोशन ये तो देख सकते हो, इसके अलावा तुम 3 बजे वाली क्लास भी देख सकते हो। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये टार्टरिक एसिड कहाँ पर पाया जाता है। ये भी देखो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि टार्टरिक एसिड कहाँ कहाँ पर है। इमली के अंदर भी टार्टरिक एसिड पाया जाता है, केले के अंदर भी टार्टरिक एसिड पाया जाता है, कच्चा केला जो होता है, और अंगूर के अंदर भी टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ये तीनों चीजें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। NaCO3 की टार्टरिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो आपका क्या बनता है, आपको ध्यान रखना है, बेकिंग पाउडर बनता है। क्या बनता है? बेकिंग पाउडर बनता है। ये वाली चीज भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। आपसे पूछा जाता है कि बेकिंग पाउडर किससे मिलकर बनता है, तो आप कह सकते हो भाई ये आपका मीठा सोडा जो होता है। अच्छा, इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोजन जो है वो किस पे आ रहा है, पहले नंबर पे आ रहा है। तो हमारे राजस्थान में जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटी बच्ची होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाई कहते हैं, है ना। जिस दिन भी आपसे मिलूंगी तो बिना पूछे सिर्फ इतना सा बता देना कि मेरे को ही चलो ठीक है। तो NaHCO3 जो है इसको सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, ऐसे समझ लो तुम। मैं तो एक वो बता रही हूँ तुमको तरीका याद करने का। सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट भी कह सकते हैं, तो तुम्हारी मर्जी हो ना, तुम वो सब चीजें याद कर सकते हो। एक छोटे सा क्वेश्चन और बताने का मन कर रहा है, बता दूं क्या? ये सोडियम के बेकिंग सोडा से के बारे में ही पूछा जाता है, छोटा सा मन और कर रहा है, प्लीज बता देती हूँ, है ना। तो सुनो, अब आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि भाई NaHCO3 की अगर हम लोग H2O के साथ में रिएक्शन करवाएं तो क्या बनेगा। H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो पानी टूटेगा H+ और OH- में। इसका Na जो है इस OH के साथ रिएक्शन करेगा तो NaOH बना लेगा, और फिर वही आपका CO2 और वही आपका H2O। तो आपसे जब पूछे कि बेकिंग सोडे की पानी के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, तो आपको कहना है CO2 गैस निकलेगी। आपसे पूछा जाए बेकिंग सोडे की अम्ल के साथ रिएक्शन करवाएं तो कौन सी गैस निकलेगी, आप कहेंगे कि CO2 निकलेंगे, और कह दो कि दीदी बात समझ में आ गई। बता दो देखिए फटाफट से। एंड गाइस प्लीज शेयर द सेशन यार, मजा ही नहीं आएगा ऐसे तो। चलो आगे देखो, सीधी सिंपल सी बात है, यही आपको ध्यान रखना है ना। ओके जी ओके, सब बता दूं, ठीक है तो ठीक है। अब मैं तुमसे नहीं पूछूंगी फिर कि क्या मैं बता दूं कि नहीं बताऊं, मैं सब पूछ लूंगी तुमसे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या यहाँ पर कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि शीतल पेय में दाब पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस मौजूद होती है। जब भी किसी गैस को लिक्विड में बदलना हो, जब भी किसी गैस को लिक्विड में बदलना हो, जब भी किसी गैस को लिक्विड में बदलना हो तो उस गैस पर प्रेशर अप्लाई कर दो। जैसे कि हमारे गैस के सिलेंडर में, जो हमारा गैस का सिलेंडर होता है ना, उसके अंदर एक्चुअली गैस नहीं है, उसमें लिक्विड है। तो गैस पे अगर हायर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका प्रेशर जब हटा लेंगे तो यही गैस वापस से गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। ये सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह में भी होता है। जैसे कि आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे ही ढक्कन खोलते हो तो झोंक से बाहर निकलते हैं ना, वो आपकी CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्योंकि वो प्रेशर अप्लाई करके जो है वो उसे लिक्विड फॉर्म में बदली हुई है। ढक्कन खोला, प्रेशर गायब, तो वापस वो किस में कन्वर्ट हो गई, गैस में। अब तुम मुझे बताओ कि ये जो तुम्हारे गैस के लाइटर वगैरह होते हैं उसमें लिक्विड दिखता है ना तुमको, तुम्हारे घर के अंदर जो सिलेंडर होता है ना उसके अंदर भी क्या है, उसके अंदर भी आपकी यही गैस है। ठीक है, चलो आंसर करो, अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट से। चलिए
विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज इन हीट पेसमेकर। अब दो चीजें हैं, देखो हीट पेसमेकर की बात कर रहे हैं कि हीट पेसमेकर में हम किस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो है वो यूज करते हैं। तो किस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज करते हैं भाई, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यूरेनियम का करते हैं, ड्यूटेरियम का करते हैं, प्लूटोनियम का करते हैं, या फिर रेडियम का करते हैं। बताओ देखिए फटाफट से, दीपक बताओ देखिए फटाफट से क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ जी आंसर करो फटाफट से। तो हम कह रहे हैं रेडियम होगा, प्लूटोनियम होगा, क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो हीट पेसमेकर के लिए हम लोग जो है वो जनरली प्लूटोनियम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, प्लूटोनियम का यूज करते हैं। ये वाली चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है, क्लियर हो गया, ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, इसे ही पढ़ सकते हैं, इसी क्लास में पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और पूछा जा रहा है, अच्छा पेसमेकर की बात आई है तो फिर पेसमेकर की कहानी भी सुनते चलो जब तक इसका आंसर कर दो। एक शब्द आ रहा है आपके पास में, पेसमेकर। पेसमेकर जो है वो बेसिकली आप लोगों के हार्ट के अंदर भी है। आपका ये हृदय है, इसके 4 चैम्बर है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम के अंदर आपके पास में यहाँ पर लगा होता है पेसमेकर। पेसमेकर के अंदर ना आपने सोचा है आपका दिल ना मोटर की तरह काम करता है कि भाई ब्लड को पंप करेगा और ऊपर की ओर लेकर जाएगा, ठीक है ना। लखवीर बेटा पढ़ ले, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, बोल लूंगी बाद में, पर पहले पढ़ ले। तो हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो है वो बेसिकली कह रहे हैं कि भाई ये जो आप लोगों का पेसमेकर है, ये पेसमेकर जो है आपका हार्ट मोटर की तरह काम करता है, पर उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा रही फिर भी वो ब्लड को पंप कर रहा है। उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा रही फिर भी वो ब्लड को पंप कर रहा है, इसलिए कर रहा है क्योंकि आपका दिल पंपिंग इसलिए करता है क्योंकि राइट एट्रियम के अंदर आपका पेसमेकर है, और पेसमेकर में आपके पास में स्पेशल प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, और वो स्पेशल प्रकार के टिश्यू को कहते हैं नोडल टिश्यू। और ये जो आप लोगों के नोडल टिश्यू होते हैं ना, ये नोडल उत्तक जो होते हैं, सुनो मेरी बात, ये जो आपके नोडल उत्तक होते हैं ना, ये नोडल उत्तक के अंदर वो स्पेशल पावर होती है जिससे वो इंपल्स जनरेट होता है और आपका हार्ट जो है वो पंप करता है। आपके पेसमेकर कितने टाइप के हैं, आपका प्राइमरी पेसमेकर होता है जिसे ऐसे नोड कहते हैं, और आप लोगों का सेकेंडरी पेसमेकर होता है जिसे एवी नोड कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए अगर कि प्राइमरी पेसमेकर कौन है, या पेसमेकर का बड़ा बच्चा ही तो पूरे कार्यभार संभालता है ना, तो ये वाली चीज भी आपको ध्यान रखनी कि वो आपका ऐसे नोड है। तो नोडल टिश्यू कहां पर है, पेसमेकर में। चूंकि पेसमेकर आपका क्या कर रहा है, आपके हार्ट को पंपिंग करवा रहा है, इसलिए आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है कि ये जो आपका पेसमेकर है इसको हम किस नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कौन है तुम्हारे दिल की धड़कन, कौन है तुम्हारे दिल की धड़कन, तो हार्ट बीट ऑफ हार्ट हम किसे कहते हैं, हार्ट बीट ऑफ हार्ट हम लोग पेसमेकर को कहते हैं। और कह दो कि दीदी बात समझ में आ गई। यहीं पर ही होता है एमडीजी, ये फाउंडेशन का ही क्लास चल रहा है, आप इसे देख सकते हैं। 5 बजे जीके जीएस नवदीप सर पढ़ा रहे हैं, सॉरी 6 बजे जीके जीएस नवदीप सर पढ़ा रहे हैं, फिर मैं पढ़ा रही हूँ साइंस, फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो जो है वो अभिनंदन सर मैथ पढ़ा रहे हैं, विनय तिवारी सर जो है वो रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। इज इट क्लियर। अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। और शुष्क सेल में एनोड की तरह काम करने वाला आप सभी को पता है, आपका अपना ग्रेफाइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सोचेगा समझेगा विचार कीजिए। कमेंट नहीं आ रहा, ठीक है राज जी, कहीं ना कहीं तो तुमने बहुत कॉपी पेस्ट किया होगा, और कॉपी पेस्ट करने का ही फल है कि तुम जो है कहीं पे मैसेज नहीं कर पा रहे होंगे। कहानी तो यही हुई है बेटा, कहानी तो यही हुई है ना। इस वाली चीज का भी आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बताओ देखिए क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कि दूध एक कोलाइड है। अब बात करते हैं कि कोलाइड होता क्या है। कोलाइड की अगर मैं बात करती हूँ तो कोलाइड जो है वो जनरली क्या होता है, इसे भी समझ लीजिए। डी हो जाएगा ना दीपक, डी वहां पर आंसर हो जाएगा। कोलाइड की अगर मैं बात करती हूँ तो कोलाइड जनरली क्या होता है, एक ऐसा लिक्विड, एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें वो मिक्सचर है ना, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। मतलब उसमें जो मिक्स वाले पार्टिकल है वो खुली आंखों से नहीं दिखाई देंगे, पर वो मिश्रण है, पर वो सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। जैसे कि आप कुछ भी देख लो, कोई भी अच्छा सा मिक्सचर देख लो, जिसको फिल्टर पेपर से छानोगे तभी पता लगेगा कि अच्छा ये तो मिक्सचर था। जिसको आप जो है वो बिल्कुल माइक्रो लेवल पर जाकर देखोगे तभी पता लगेगा कि अच्छा ये तो मिक्सचर था। ये वाली चीज ध्यान रखनी है। तो आपको मैं बता देती हूँ कि फैट के जो पार्टिकल हैं वो परिक्षेपित प्रावस्था में पाए जाते हैं, क्योंकि डेफिनेटली आप दूध की बात करो, दूध के अंदर जो फैट है वो बेसिकली परिक्षेपित प्रावस्था में पाए जाते हैं। जब आप उसको गर्म करोगे तभी वो निकल के आएगा। अब दूध को भी देखोगे तो दूध के अंदर भी जनरली क्या है,
दूध भी गर्म करोगे तभी पता लगेगा अच्छा इसके अंदर फैट के पार्टिकल भी हैं। ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। आपको बढ़िया बात बताती हूँ, आपके इस अल्कोहल के दाता कौन है, अल्कोहल का निर्माणकर्ता कौन है, अल्कोहल को बताने वाला कौन है। अल्कोहल को बताने वाला और कोई नहीं, सुनना मेरी बात को यार। आज बच्चे शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं सेशन, ऐसे तो मजा ही नहीं आने वाला। प्लीज गाइस शेयर द सेशन। हाँ, अल्कोहल को बताने वाले कौन थे, लुईस पास्चर थे। कौन थे बेटा, लुईस पास्चर थे। पहली चीज तो आपको ये यहाँ पर ध्यान रखनी है, लुईस पास्चर ने अल्कोहल को बताया, अल्कोहल के फॉर्मेशन के बारे में बताया। अल्कोहल का फॉर्मेशन किण्वन की प्रक्रिया से प्राप्त हो रहा है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस से जो है वो प्राप्त हो रहा है। फर्मेंटेशन की प्रोसेस के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी कि अनॉक्सी श्वसन होता है, यानी कि CO2 की उपस्थिति में श्वसन होता है। और कोई भी कार्बोहाइड्रेट का अगर आप फर्मेंटेशन करवा रहे हो तो आपको अल्कोहल की प्राप्ति होगी। ये सारी चीजें लुईस पास्चर ने बताई थी। दूध के अंदर पाश्चरीकरण यानी कि पाश्चराइजेशन की प्रोसेस के बारे में भी आपके लुईस पास्चर ने ही बताया था। अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH है और हर अल्कोहल पी भी नहीं जाती है। ये वाली चीज भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। और फिर पूछा जा रहा है कि कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, तो आपको सभी को ये पता होना चाहिए कि जाइमेज ऐसा करता है। सो C यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमरदीप बताइए, देखिए बात समझ में आ गई क्या। तो मैंने सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। अब अगला क्वेश्चन आप बताएंगे सभी लोग। एक मूवी आई थी पहले बारबी, और बारबी मूवी के साथ ऑस्कर विनिंग मूवी थी, और बारबी मूवी अभी जब कुछ दिनों पहले आई उसी के आसपास में एक मूवी आई थी ओपनहाइमर करके, है ना, और उसको बहुत कम लोग देखने गए थे, पर क्या लाजवाब मूवी थी। अगर किसी को सही में साइंस में इंटरेस्ट है, किसी को सही में साइंटिस्ट के बारे में नॉलेज है, किसी को अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पता है, किसी को ओपनहाइमर के बारे में पता है, किसी को बाकी साइंटिस्ट जितने भी थे उनके बारे में पता है, तो वो ओपनहाइमर मूवी जरूर देखे। आनंद आ जाएगा कि किस तरीके से एटम बम का निर्माण हुआ। एटम बम को बनाने वाले कौन थे, मिस्टर ओपनहाइमर थे। और आपको मैं एक बात बताती हूँ कि एटम बम कौन सी प्रक्रिया से बनती है, तो आपको ध्यान रखना है न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि मैं कह रही हूँ नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से बनती है। किससे बनती है, नाभिकीय विखंडन। इसी विखंडन अभिक्रिया से जो है वो विद्युत यानी कि बिजली का निर्माण भी होता है। ये वाली चीज भी आपको ध्यान रखनी है ना। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है। एक बॉम्ब होता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब। आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन बॉम्ब आज तक यूज भी ना किया गया है, और ईश्वर चाहे कतई यूज हो भी नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब में यानी कि एटम बम में तो इतना ही विनाश हुआ कि भाई हिरोशिमा नागासाकी की ही जो है वो तबाही हुई। अगर गलती से आपका हाइड्रोजन बॉम्ब का यूज किया गया तो बहुत भयंकर बर्बादी होगी। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि एटम बम तो फिर भी विखंडन फ्यूजन अभिक्रिया से बना है, लेकिन ये जो है यानी कि नाभिकीय कौन सा है, नाभिकीय संलयन जो अभिक्रिया है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया दोस्तों न्यूक्लियर फ्यूजन से बनी है, और इसमें इतना विनाश होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में ही सूर्य के अंदर जो एनर्जी मिल रही है वो भी आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के कारण ही मिल रही है। ये वाली चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इज इट क्लियर? कह दो कि दीदी बात समझ में आ गई। तो सूर्य के अंदर होने वाली अभिक्रियाएं भी यही होती हैं। ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। सीसा भंडारण कोशिकाओं में प्रयुक्त कौन सा एसिड जो है वो प्रयुक्त किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। द एसिड यूज इन लेड स्टोरेज सेल इज, बताओ देखिए क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोचिएगा, समझिएगा, विचार कीजिएगा और जवाब दीजिएगा। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं द एसिड यूज इन द लेड स्टोरेज। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, जी नहीं, H3PO4 का यूज, जीत अब कॉपी पेस्ट मत कर, तेरी आदत है ना कॉपी पेस्ट करने की, बस इसीलिए किसी ने ब्लॉक मार दिया होगा। अब इस आईडी को तो प्लीज कॉपी पेस्ट मत करो आप, है ना। अब बॉम्ब बनाना सिखा दूंगी तो फिर तुम नहीं ये काम कर लोगे। चलिए, सॉरी वंशिका, मैं देख नहीं पाई आपका कमेंट। जनरली क्या होता है, मैं जब इधर लिख रही होती हूँ तो मेरे को इधर नहीं पता कि क्या चल रहा है ना। अब मेरे पीछे आंखें तो है नहीं, बट विल ट्राई इट कि आप एक बार वापस मैसेज कर दीजिए या तो मैं देख लूंगी आपका कमेंट, है ना। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि लेड स्टोरेज के लिए सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को। किंग ऑफ केमिकल किसे कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को। नाइट्रिक एसिड जो है वो क्या होता है, HNO3 होता है, इसी को ही किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है। एसिड
टेरेन में ये दोनों ही एसिड आते हैं, अम्लीय वर्षा में ये दोनों ही जो है वो एसिड आते हैं। गेमर मैं डेफिनेटली लाइव हूँ, मैं साक्षात यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एंड गाइस प्लीज शेयर द सेशन ना, मजा नहीं आ रहा बिल्कुल भी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है और फॉस्फोरिक एसिड तो आपको पता ही है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इज इट क्लियर? कह दो कि दीदी बात समझ में आ गई। तो हमने कहा कि भाई डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कास्टिक सोडा को निम्नलिखित में से किसके साथ उबालकर तैयार किया जाता है। साबुन जब बना रहे हैं तो पहला तो यहाँ से समझ में आया। हाँ, आज देखो, आज दूसरी ही क्लास है, आज से प्लेलिस्ट बनना चालू होगी, है ना। तो प्लेलिस्ट बन जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। और जीत जाट चौधरी अब कॉपी पेस्ट मत करना। तो हम लोगों ने यहाँ पर कहा कि कास्टिक सोडा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा की अगर मैं बात करती हूँ तो आपको ध्यान रखना है NaOH होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि साबुन कब बन रहा है। साबुन को बनाने के लिए हमने क्या किया है कि इस कास्टिक सोडे का यूज जो है, अगर हम फैट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें जो है वो साबुन मिलता है, और साथ में जो सब प्रोडक्ट होता है उसमें हमें ग्लिसरॉल मिलता है। ये दोनों ही चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप नहाने वाला साबुन बना रहे हो तो उसके अंदर हम KOH का यूज करते हैं, जिसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, और यह सॉफ्ट सोप बनाता है। यह क्या बनाता है? यह सॉफ्ट सोप बनाता है। और अगर मैं बात करती हूँ नहाने वाले साबुन की तो उसे NaOH कहते हैं, और ये जो है वो आप लोगों का हार्ड सोप बनाता है। ये वाली चीज भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साबुन, सोप का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये ना स्टीयरेट होता है ना, जैसे हम बोलेंगे सोडियम स्टीयरेट, ठीक है। बोलो देखिए फटाफट से क्या कह रही हो, सोडियम स्टीयरेट। तो स्टीयरेट का फॉर्मूला, साबुन का फॉर्मूला होता है C17H35COONA। सभी लोग मेरे साथ लिखेंगे C17H35COONA। अब जहां पर Na आया ना, तो वहां से समझ जाना है कि Na है, मतलब कि हार्ड सोप के बारे में बात हो रही है। और जहां पर क्या आता है, जहां पर C17H35COO के आ रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि सॉफ्ट सोप की बात हो रही है। साबुन के अंदर देखो ये दो चीजें, एक तो अब जब मानो कि मैं C17H35COONA को तोड़ूंगी तो किस किस में टूटेगा, एक तो टूटेगा C17H35COO माइनस और एक बनेगा Na+। यहाँ पर दो भाग बनते हैं। जब साबुन की धुलाई होती है तो यहाँ पर साबुन कौन सी संरचना बनाते हैं, आपको याद रखना है, उस संरचना को मिसेल कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि मिसेल संरचना जो है, मिसेल संरचना जो है वो बेसिकली किस में पाई जाती है, साबुन में पाई जाती है। इज इट क्लियर? आज की क्लास में जितनी भी चीजें बता रही हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको काफी सारी चीजों के बारे में ध्यान रखना है, काफी सारी चीजों के बारे में आपको पता भी लगेगा। तो गाइज क्लास को हल्के में मत लो। आज बच्चे मुझे दिख नहीं रहे हैं, शायद आप बातें करने में व्यस्त हैं, या तो मुझे ऐसा लग रहा है। तो प्लीज बातें मत कीजिए और कोशिश कीजिए कि जितना भी मैं क्लास में बता रही हूँ वो सब चीजें ना सिर्फ क्वेश्चन पे टिक नहीं लगाने आए ना हम लोग उन चीजों को समझो भी कि जो मैं बातें कह रही हूँ, है ना। तो प्लीज ऐसा करो कि पढ़ो। मैं और चीजें एक्स्ट्रा इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पहले तो बताओ बात समझ में आई क्या, और स्पीड ठीक है क्या, स्पीड ठीक है क्या, है ना। तो जितनी चीजें और बता रही हूँ उन पे फोकस करो, ये जरूरी है। आगे देखिए क्या यहाँ पर कहा जा रहा है कि ब्रॉन्ज की बात कर रहे हैं, कांसे की बात कर रहे हैं। आपको एक चीज बताऊं, कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक मिलकर जो है वो क्या बनाते हैं, कॉपर और जिंक मिलकर तांबा बनाते हैं। तांबा बनाते हैं क्या, सही बोल रही हूँ क्या? कॉपर और जिंक, कॉपर तो खुद तांबा है, तो फिर क्या बनाएंगे, पीतल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पीतल बनाते हैं। लेकिन आपको मैं बताती हूँ, जब ब्रॉन्ज की बात हो रही है तो ब्रॉन्ज जो है वो पहली धातु थी, कांसा जिसे कहते हैं, और पहली धातु थी मनुष्य द्वारा जो है वो बेसिकली बनाई गई पहली धातु जो है वो आप लोगों की यही थी, ब्रॉन्ज थी। सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉपर होता है, जिंक होता है, और आप लोगों का टिन होता है, टिन जिसे हम लोग SN भी कहते हैं। ये वाली चीज भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपसे जो है वो क्या पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत क्या है। एंड गाइस बताओ, चलो हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत क्या है। द नेचुरल सोर्सेज ऑफ हाइड्रोकार्बन इज। तो हाइड्रोकार्बन के नेचुरल सोर्सेज क्या हो जाएंगे, हाइड्रोकार्बन हमें कहाँ से मिलेगा, हाइड्रोकार्बन यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन है। कार्बोहाइड्रेट से हाइड्रोकार्बन मिलेगा, गलत बात है। जब भी पेट्रोल निकलेगा, जब पेट्रोल निकलेगा तो सिर्फ पेट्रोल तो निकलेगा नहीं, डीजल भी निकलेगा, कुछ गैसेस भी निकलेंगी, कैरोसिन भी निकलेगा, और निकलेंगे हाइड्रोकार्बन्स। तो आपके बायोमास यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी कैन से कि बी विल बी द वेरी राइट आंसर।
इज इट क्लियर? तो ये वाली सारे क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है, तो इन पे फोकस कीजिए। और क्या आज हम देखो 350 लोग तो हैं यहाँ पर, अगर 350 लोग मिलकर 50 लोगों को शेयर कर दे तो आज हमारा भी टारगेट पूरा हो जाए। पीहू, मेघा, संजू, राजेंद्र और बाकी सारे लोग। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? उभयधर्मी ऑक्साइड को इंग्लिश में एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है ये समझो। हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई भी मेटल होगी, हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो डेफिनेटली मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगी। और हमेशा ध्यान रखना, जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, जो धातु के ऑक्साइड होते हैं ना, उनका नेचर क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने भी धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। जितने भी धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। लेकिन जितनी भी नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो डेफिनेटली नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगी, यानी कि अधात्विक ऑक्साइड बनाएगी। और वो हमेशा कैसी प्रकृति के होंगे? अम्लीय प्रकृति के होंगे, ये कंफर्म है। लेकिन कुछ ऐसी धातुएं हैं, कुछ अपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शन हैं, और कुछ अपवाद स्वरूप ऐसी मेटल्स होती हैं, ऐसी धातुएं होती हैं जो कि जनरली क्या करती हैं, जो अम्ल की तरह भी बिहेव करती हैं और क्षार की तरह भी बिहेव करती हैं। उनके ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की नेचर रखते हैं। देखो शालू, अगर डेली आओगी और समझने की कोशिश करोगी तो सब समझ आएगा, और अगर ऐसा सोच ही लोगी ना कि नहीं आ रहा है तो फिर कुछ भी कर लो, फिर आएगा ही नहीं। तो हम पहले कोशिश तो करें। तो हम कह रहे हैं ऐसी धातु जो कि अम्लीय और क्षारीय प्रकृति दोनों दर्शाती हैं। सोडियम जो होता है उसका ऑक्साइड हमेशा, क्योंकि धातु है, धातु का ऑक्साइड है तो हमेशा क्षारीय प्रकृति का होगा। सिल्वर का ऑक्साइड डेफिनेटली क्षारीय प्रकृति का होगा। कैल्शियम का ऑक्साइड डेफिनेटली क्षारीय प्रकृति का होगा। लेकिन एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? Al2O3। और ये Al2O3 जो ऑक्साइड होता है ये अम्ल की तरह भी बिहेव करता है और क्षार की तरह भी बिहेव करता है। और ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह बिहेव करते हैं, इनको हम लोग इनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम ही नहीं आता है, उसमें एल्यूमिनियम के अलावा जिंक भी आता है। तो एक तो आपको ध्यान रखना है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, और एक आपको ध्यान रखना है जिंक का ऑक्साइड। जिंक और एल्यूमिनियम दोनों धातु हैं, होना क्षारीय चाहिए था लेकिन अम्लीय और क्षारीय दोनों टाइप का नेचर शो करते हैं। और ऐसे ऑक्साइड्स को हम लोग जो है वो क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड या फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। अब यहाँ पर जितने भी बच्चे अगर उनको ये सारी बात समझ में आ गई तो थम्स अप कर देना, मुझे थम्स अप करके बताओ कि दीदी समझ में आ गया, और अगर नहीं आया तो फिर थम डाउन करो। लेकिन जिनको साइंस नहीं समझ में आती, आज दूसरी ही क्लास है, आप रेगुलर इस क्लास को लो, और मैं कहती हूँ कि कैसे नहीं समझ में आती फिर मुझे बताना। तो जिसको भी समझ आई ये बात, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में और आगे भी पूछा जाने की संभावनाएं पूरी हैं। कॉपर नहीं है शुभादीप, कॉपर नहीं है बेटा, जिंक है। हिंदी में भी तो बता रही हूँ, अम्लीय और क्षारकता दोनों की तरह बिहेव कर रहा है। इतनी सी तो बात अपनों ने बोली है बस। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है। अनदर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा शुद्ध पदार्थ है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्योर मेटल। अब देखो एयर है, अब एयर के अंदर तो भैया नाइट्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, अदर गैसेस भी होंगी। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, अकेला तो नहीं है। ब्रास तो डेफिनेटली अलॉय यानी कि मिश्र धातु है, और अगर मिश्र धातु है तो उसके अंदर तो डेफिनेटली मिक्स होगा। लेकिन एक बात बताओ, आयरन के अंदर आयरन के अलावा क्या ही होगा? तो आयरन के अंदर आयरन के अलावा कुछ नहीं है, आयरन के अंदर आयरन के अलावा कुछ नहीं है। तो ये आपका सबसे प्योरेस्ट जो है। आपको नहीं आया रौनक, कोई बात नहीं, आप ना मेरे को सिर्फ 5 दिन दे दो। अगर तुम्हें 5 दिन में साइंस नहीं समझा दी ना तो फिर मुझे कह देना। 5 दिन, आज दूसरा दिन हुआ है, कल वाली क्लास देखी थी कि नहीं देखी थी? आज मुझे सिर्फ 5 दिन दे दो, 5वें दिन आपको अपने आप कह दोगे कि दीदी अब समझ में आने लगा है ना। देखो बच्चा जब पैदा होता है ना तो अपने आप ही चलने नहीं लग जाता, उसको वो पहले बैठना सीखेगा, थोड़ा लुढ़कता है, गिरता है, संभलता है, थोड़ा घुटने के बल चलेगा, है ना, खिसकते हुए चलेगा, फिर चलेगा। अचानक से तो नहीं चलेगा ना। तो थोड़ा सा समय हमें दे दो, 3 4 5 दिन दे दो बस, फिर देखो तुम कैसे साइंस नहीं आती है ना। आगे देखो क्या यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्वार्ट्ज, आपके घर में जो है वो दीवार घड़ी लगी हुई है क्या? जितने भी लोगों के घर में दीवार घड़ी लगी हुई है, एक बार अपने घर की दीवार घड़ी पे को देखो, उसका जो मॉडल है वहां पर बीच में क्वार्ट्ज लिखा हुआ है। जाओ देख के आओ, फटाफट से देख के आओ और मुझे बताओ
फटाफट से देख के आओ। जिनके घरों में दीवार घड़ी है, मैं इलेक्ट्रॉनिक घड़ी की बात नहीं कर रही, या तो सुई वाली घड़ी है ना, उसके ऊपर भी उस मॉडल पे लिखा हुआ है क्वार्ट्ज, और सब बताओ। और दीवार घड़ी देखो, मैं तुम्हारे घर में घुस गई हूँ अब, तो तुम्हारे घरों के अंदर जितनी भी दीवार घड़ियां हैं उन सब के अंदर क्वार्ट्ज लिखा हुआ है। जिसको दिख रहा है वो यस मैडम बोलो, देखो अभी मजा आएगा। तो क्वार्ट्ज इज अ मेड ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वार्ट्ज जो होता है वो बेसिकली सिलिका का ना, क्या है, सोडियम का नहीं बोल रही हूँ, है ना, सिलिका का कंपाउंड होता है। तो यहाँ पर पहली बात तो सिलिका वाला कंपाउंड है, और यहाँ पर आंसर हो जाएगा सोडियम सिलिकेट। डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। पहली चीज तो आपको ये यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो सिलिका का कंपाउंड होता है, सोडियम सिलिकेट से मिलकर बना है, सिलिका का कंपाउंड है। और सिलिका का कंपाउंड जो है ना, वो ये कंपाउंड घड़ी की मशीनरी बनाने में यूज होता है। तो घड़ी के जितने भी कलपुर्जे हैं, मशीनें हैं, उन सब के अंदर क्वार्ट्ज का यूज होता है। इसलिए आपके घर के देखो कितने लोगों को पता है। अब आप कहोगे दीदी आपको कैसे पता? अरे सुनो तो घड़ियों की जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो कलपुर्जे होते हैं, उसके अंदर जनरली क्या होता है, आपका क्वार्ट्ज ऐड होता है। आ गई चीज समझ में? आ गया मजा सबको? चलो आगे देखते हैं क्या यहाँ पर कहा जा रहा है। गैल्वेनिक सेल के अंदर लोहे पर कोटिंग करके बनाया जाता है। देखो गैल्वेनाइजेशन को हम बहुत सारे नामों से जानते हैं। गैल्वेनाइजेशन को हम लोग यशद लेपन के नाम से भी जानते हैं। और यशद लेपन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि लोहे पे ना रस्टिंग होती है, लोहे पे जो है वो जंग लगती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए हम उसके अंदर जिंक और क्रोमियम की एक परत लगा देते हैं, जिससे लोहे की रस्टिंग रुक जाए। तो अगर जिंक प्रायोरिटी वाइज दे ही रखा है हमको, तो हम जिंक को प्रायोरिटी वाइज आंसर करेंगे, है ना। जिंक अगर हमें दे ही रखा है तो हम जिंक को प्रायोरिटी वाइज आंसर करेंगे। मात्र जो है वो 4-6 लोगों की जरूरत है जो अपने 400 बच्चे कंप्लीट करने में। तो कर दो यार, इतना सा तो कर ही सकते हो। तो हम लोगों ने कहा कि गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, देखो जिंक दे रखा है तो जिंक करेंगे, और जिंक नहीं दे रखा तो क्रोमियम हम लोग आंसर करेंगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तत्व आपसे पूछा है, ठीक है ना। अभिषेक अगर आप रेगुलर हो ना, तो आप 5 दिन मुझे दे दो, फिर आप स्वतः ही कह दोगे कि दीदी आ रहा है समझ में। अब आप स्वतः ही कह देंगे, आप यकीन मानिए मेरा, आप स्वतः ही कह देंगे कि हाँ दीदी आ रहा है अब समझ में। पर आपको मुझे 5 दिन तो देने पड़ेंगे, इतना तो आपको मेरे पे विश्वास रखना पड़ेगा। इतनी सी चीज तो आप जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखोगे। तो पूरी पृथ्वी पर अगर सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले तत्व की बात करें तो ऑक्सीजन है। अगर पाए जाने वाले मेटल की बात करोगे तो हम कहेंगे एल्यूमिनियम है ना। अगर आप ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में बात करोगे, अब जैसे भी है यूनिवर्स में बात करोगे कि पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो आप कहोगे हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। सेकंड नंबर पे क्या पाई जाती है? ब्रह्मांड की बात आ जाएगी तो सेकंड नंबर पे हीलियम पाई जाती है, पहले नंबर पे हाइड्रोजन पाया जाता है। वायुमंडल की बात आ जाएगी, क्या कह रही हूँ, वायुमंडल, इन्वायरमेंट की बात आ जाएगी तो आप लिखोगे कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। नॉर्मल तत्व के बारे में बोलेंगे तो ऑक्सीजन पाया जाता है। तो इस तरह से आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। वर्ड्स को कैच करो कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, यूनिवर्स पूछ रहा है, वायुमंडल पूछ रहा है, अगर मेटल पूछ रहा है, या फिर आपसे सिर्फ तत्व बोला तो फिर ऑक्सीजन। तो इस तरह से आप चीजों को समझेंगे तो आराम से समझ आएगा, है ना। और करत करत अभ्यास के जड़ मत होए सुजात, रसरी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान। अगर हम अभ्यास करेंगे तो हम हर प्रकार के साइंस के क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। उसके लिए घबराना नहीं, आकर जाना नहीं, आकर पूरा बैठना, पूरा पढ़ना, तब तो जाकर समझ पाएंगे। दैट इज द बेसिक थिंग, है ना। ओके जी, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे देखिए क्या यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई परमाणु के नाभिक में, अब ये सबको पता है दीदी आप ये इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों लेकर आए? ये सिंपल क्वेश्चन उन बच्चों के लिए लेकर आई हूँ जिनको कुछ नहीं आता साइंस में, और हमको सबको साथ लेके चलना है ना। और ये जो 995 करके तुम जो 375 कर दे रहे हो ना, सोचो कितना दिल दुखता होगा। ये 5 नहीं हो रहे, ये 10 गायब हो रहे हैं ना, वो टिक के बैठ जाओ, ठीक है। चलो आगे देखो क्या यहाँ पर कहा जा रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या कहा, वरुण तुम 2-4 दिन रुक जाओ, अभी स्टार्टिंग फेज है ना, इसलिए अभी मैं थोड़ा सा स्लो और आराम से क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ बस। विच आर द फंडामेंटल प्रैक्टिस, है ना, आपसे बोला जा रहा है फंडामेंटल पार्टिकल्स। आपके एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम जोड़ें तो आपको ध्यान रखना है एटॉमिक मास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को अगर आप जोड़ दोगे तो उसे एटॉमिक मास, या फिर आप कह सकते हो परमाणविक द्रव्यमान के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? परमाणविक द्रव्यमान के नाम से। उसमें न्यूट्रॉन,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। और आपको एक और चीज बता देती हूँ, आपके परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। दीदी इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? आपके नाभिक के चारों ओर अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। दीदी इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं कौन कौन सी होती हैं? इलेक्ट्रॉन की K, L, M और N कक्षा होती है। ये बात भी आप लोगों को यहाँ पर जो है वो ध्यान रखना है। आ गई क्या बात समझ में, है ना। तो ऐसे हम लोग काफी सारी चीज, जो बच्चे लेट आए हैं उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि प्लीज गाइस ये सेशन ना हर दिन होता है, अब से होने लगा है शाम को 7 बजे। अगर आप लेट आ रहे हैं तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप समय पर आइए। ये सेशन हर दिन हो रहा है शाम को 7 बजे और आज इसकी दूसरी ही क्लास है, तो आप समय पर आ सकते हैं, 7 बजे आ सकते हैं। 400 बच्चे हैं लेकिन लाइक तो 300 ने भी नहीं किया, तो लाइक कर दो यार फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या यहाँ पर कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द एल्किल मेटल हैज हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट। आप में से कितने लोगों ने पीरियोडिक टेबल देखी है, पहले ये बताओ। सुनैना फटाफट से आंसर करो, आप में से कितने लोगों ने पीरियोडिक टेबल देखी है? कितने लोगों ने पीरियोडिक टेबल देखी है? पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी। अगर मैं आवर्त सारणी की बात कर रही हूँ तो आवर्त सारणी जो होती है वो बेसिकली, आपने अगर आवर्त सारणी देखी है तो आवर्त सारणी के अंदर स्टार्टिंग के जो 2 डब्बे होते हैं, है ना, उनको एस ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। स्टार्टिंग के जो 2 डब्बे हैं उनको एस ब्लॉक के नाम से जानते हैं, और जिनको मैं डब्बे कह रही हूँ एक्चुअली उसको सही वर्ड में ग्रुप के नाम से जाना जाता है, आप उसे वर्ग कहते हो। अब जो स्टार्टिंग वाला डब्बा है ना, अब जो स्टार्टिंग वाला वो जो बॉक्स होता है ना, ये जो स्टार्टिंग वाला बॉक्स है ना, इस स्टार्टिंग वाले बॉक्स के बारे में मैं कह रही हूँ, ये आपका फर्स्ट ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप को हम क्षार धातु या फिर एल्किल मेटल के नाम से जानते हैं। फर्स्ट ग्रुप में कौन आता है और कैसे याद करोगे? हे, ली, ना, की, रूबी, से, फ्रेंडशिप। कैसे याद करोगे? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंडशियम। नहीं याद हो रहा? हे, ली, ना, की, रूबी, से, फ्रेंडशिप, ऐसे याद कर लिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होगी, है ना। तो ऊपर से नीचे जब हम आते हैं तो आपको ध्यान रखना है, पीरियोडिक टेबल में जो है वो साइज क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर ज्यादा होता है, इसका कम, इससे उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा किसका है? फ्रेंडशियम का। लेकिन अगर आपसे स्पेसिफिक हीट के बारे में पूछा जाए या फिर आपसे विशिष्ट ऊष्मा के बारे में पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है जिसका जो है वो बेसिकली आपका जिसका साइज कम होगा, जिसका साइज कम होगा उसका जो है वो स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा जो है वो सबसे ज्यादा होगी। जिसका साइज कम होगा उसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होगी। ये वाली चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगली बात कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस सार धातु की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा, ये बता तो दिया कि लिथियम की होगी। इसके बाद में हम कह रहे हैं कि कठोर जल के धात्विक घटक क्या क्या होते हैं। देखो 2 तरह के पानी हैं। अब पानी भी 2 तरह का है, जी हाँ। एक तो होता है हमारा हार्ड वाटर, एक तो हम कहते हैं हॉट वाटर, हॉट नहीं बोल रही हूँ, हार्ड बोल रही हूँ, कठोर जल। और एक होता है हैवी वाटर। एक क्या होता है? हैवी वाटर, जिसे हम लोग भारी जल के नाम से भी जानते हैं। एक है कठोर और एक है भारी, ठीक है। तो हार्ड वाटर क्या होता है कि ऐसा पानी जिसके अंदर अशुद्धियां पाई जाती हैं, जिसके अंदर अशुद्धियां पाई जाएगी ना, वो पानी साबुन के साथ झाग नहीं देता। जिसके अंदर इम्प्योरिटीज पाई जाती है वो पानी साबुन के साथ झाग नहीं देता। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब वो कौन सा पानी है जिसके अंदर इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं और उसके अंदर किस चीज की इम्प्योरिटी पाई जाती है? ऐसा पानी जिसके अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम की इम्प्योरिटी हो, ऐसा पानी जिसके अंदर मैग्नीशियम की, कैल्शियम की और साथ में अब यहाँ पर आयरन दे रखा है तो अपन आयरन भी कर देते हैं। तो ऐसा पानी जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम तो हो ही है ना, ये चीज ध्यान रखना। अब आयरन दे रखा है तो यहाँ पे फिर कर देते हैं आयरन, नहीं तो कैल्शियम मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज पाई जाती है, उसको हम लोग जो है वो क्या कहते हैं? उसको हम हार्ड वाटर कहते हैं। ये साबुन के साथ झाग नहीं देता। तो मैडम ऐसा पानी कहाँ पर पाया जाता है? आपने सांबर लेक सुना है कभी? खारे पानी की झील सुनी है क्या आपने? सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब सांबर लेक के आसपास के जो लोग रहते हैं उनके पानी में वैसे ही हार्डनेस होगी क्योंकि उसमें उनके पानी में इम्प्योरिटीज हैं। तो मैं वहीं से आती हूँ, तो हमारे वहां पे साबुन से झाग नहीं मिलते भाई, हार्ड वाटर है वहां पे। तो वो लोग किसका यूज करते हैं? फिर हम लोग सर्फ से कपड़े धो रहे होते हैं। तो ऐसी भी लाइफ होती है ना। फिर हम कह रहे हैं हैवी वाटर। हैवी वाटर क्या होता है भाई? हाइड्रोजन का समस्थानिक, अगर हाइड्रोजन का समस्थानिक अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो हैवी वाटर बनाएगा जो सामान्य पानी से ज्यादा होगा। समझ आया? पर आपसे सभी से अनुरोध है, या तो आप आओ मत आओ, और अगर आप आ रहे हो
तो आप टिक कर बैठो। ए वाले में टिन था, ए वाले में टिन था और टिन नहीं होगा, है ना। जो भी नाम है आपका, फैक्ट एडियोक्स जो भी आपका नाम है, उसमें टिन था और टिन नहीं होता, ठीक है। ये वाली चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। देखो एक कंपाउंड है अपने पास में, वो कंपाउंड हर ही केस में जो है वो नीला ही रंग देता है। एक कंपाउंड होता है जो हर केस में जो है वो कैसा कलर देता है भाई, नीला कलर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे को पूछा जाए निकल नीला रंग देगा, नहीं। कोबाल्ट ऑक्साइड का जो कलर होता है वो बेसिकली आपका क्या होता है, नीला कलर होता है। कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है, वायरस की बात कर रहे हैं तो स्मॉल पॉक्स, वेरिसेला, वेरियोला वायरस, स्मॉल पॉक्स और चेचक। तो ये यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा बताओ, ये आपका स्मॉल पॉक्स डेफिनेटली वायरस के कारण होता है। मलेरिया तो प्रोटोजोआ के कारण होता है और प्रोटोजोआ का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है और बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम क्या नाम है इसका, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। फिर हम बात करें टाइफाइड, टाइफाइड भी किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण, सॉरी बैक्टीरिया के कारण होता है, साल्मोनेला टाइफी इसका नाम है, टाइफी से बना है टाइफाइड, ठीक है। तो ये वाली चीज भी हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फूल चमकीले ओहो और सुगंधित होते हैं, वाह वाह, कीटों को आकर्षित किया जा सकता है की मदद से, है। आपसे बोल रहे हैं कि भाई ऐसा है कि फूल वाले पेड़ पर क्यों है, क्योंकि फूलों को आकर्षित करके कीट आएंगे, और कीट आएंगे तो जो इंसेक्ट्स आएंगे वो कौन सी रिएक्शन करेंगे, वो पॉलिनाइजेशन करेंगे, वो परागकण की जो है वो बेसिकली प्रोसेस करेंगे, और परागकण की प्रोसेस, पॉलिनाइजेशन की प्रोसेस के अंदर फिर वो सारा आगे का कार्यक्रम होगा। वंशिका तुम्हारा क्या डाउट था बेटा, मैं देख नहीं पाई, सॉरी, है ना। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये वाली चीज ध्यान, अच्छा वंशिका तुम क्या पूछ रही थी मुझे प्लीज बता देना। तो दैट इज द होल थिंग्स। होप सो गाइस आपको सेशन समझ आ रहा होगा, पर आज बच्चे कम थे तो आनंद थोड़ा कम आया, परंतु ठीक है। कल भी ये सेशन होगा, इसी टाइम होगा। कल क्वेश्चन क्लास के लेवल के रहेंगे, थोड़े हार्ड रहेंगे, तो प्लीज अपने माइंड सेट को उस अकॉर्डिंग करके आना। जरूरी नहीं हर बार आपको सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर लीजिएगा। ये सेशन हर दिन होता है 7 बजे। इस क्वेश्चन का आंसर बता देती हूँ। एथलीट फुट उन लोगों को होता है जो अपने जूते साफ नहीं रखते, सॉक्स नहीं साफ रखते, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते, और जब साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते तो आपके पाँव पे फंगस ग्रोथ होगी, टीनिया पैटिस नाम की ग्रोथ होगी, वो आपके पैर पे जाएगी, आपके पैर पे स्वेलिंग आएगी, पस भी बनेगी, कई बार भयंकर जो है वो स्वेलिंग आ जाती है, पेन होता है, और ये सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर रहेगा, ए यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, फंगस विल बी द वेरी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कौन सा जो है वो एंटीबायोटिक है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक की तरह काम कर रहा है। तो पैरासीटामोल एंटीबायोटिक है या एंटीपायरेटिक है। बुखार के अंदर काम आती है ना आपकी पीसीएम, तो लेकिन वो पेन किलर भी है ना। तो ये वाली चीज भी आपको ध्यान रखनी है। फिर हम कह रहे हैं सल्फा। अब देखो सल्फा जब भी आ जाता है तो सल्फर जहां जिस भी ड्रग में आ रही है यानी कि वो स्किन डिजीज के लिए होगी, क्योंकि सल्फर जो है इट्स गुड फॉर योर स्किन, है ना। ये वाली चीज ध्यान रखना है। अब आप नोटिस करो, आपके आजकल चलता है अनियन ऑयल, क्योंकि अनियन में सल्फर है ना, तो वो आपकी स्किन के लिए अच्छा है, आपके हेयर्स के लिए अच्छा है, आपके स्किल्स के लिए अच्छा है। और सरसों के अंदर भी सल्फर है, तो सरसों का तेल भी अच्छा बताते हैं। लहसुन और सरसों का तेल गुड फॉर योर स्किन, क्योंकि आपके लहसुन के अंदर भी सल्फर है, सरसों के अंदर भी सल्फर है, और ये जो आपका क्या रह गया प्याज, उसके अंदर भी सल्फर है। ये वाली चीज भी ध्यान रखनी है। यहाँ पर करेक्ट आंसर पेनिसिलिन हो जाएगा। पेनिसिलिन जो है वो आपका फर्स्ट एंटीबायोटिक है, ये आप सभी को पता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, ये तो सारे वो वाले क्वेश्चन आ गए। इस क्वेश्चन का आंसर मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज होमवर्क में दें। तो जितने भी दोस्त मित्रगण हैं वो प्लीज होमवर्क में इस क्वेश्चन का आंसर दें। एक चीज ये, इसके अलावा आप किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना।
तो भाई ये था आज का सेशन, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा एक और चीज मैं यहाँ पर बता देती हूँ, चूंकि दिवाली है और दिवाली है तो सेल भी होगी, सेल होगी तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट सेल है जो है आपके रेलवे के महापैक की। तो रेलवे का महापैक आप लोगों के लिए जो है वो बहुत मतलब अब तक का सबसे कम, देखो ना कितना 899, लेकिन 899 से भी कम का आपको मिल जाएगा, 899 से भी कम का आपको मिल जाएगा, ट्रिपल वैलिडिटी भी आपको मिल जाएगी। तो अभी अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और रेलवे अड्डा पे जाना है और Y698 कोड लगा देना है। ट्रिपल वैलिडिटी 3 गुना वैलिडिटी के साथ में, जनरली इसका प्राइस 5,000 रुपए, लेकिन अगर तुम Y698 कोड लगाते हो तो ये जो है वो तुम्हें डायरेक्ट जो है 899 का, लेकिन इसमें भी कुछ कॉइन मिल जाएंगे, तो ये लगभग तुम्हें 850 के आसपास का ही पड़ेगा। तो अभी भी वेट मत करो, फटाफट से, अब इससे अच्छी तो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर भी नहीं पाओगे तुम लोग। तो क्या करना है, अड्डा की एप्लीकेशन पे जाना है। अड्डा की एप्लीकेशन पे कैसे जाओगे वो भी मैं तुम्हें जो है वो यहाँ पर अभी बता देती हूँ। आप लोग सीधे अड्डा की एप्लीकेशन पे गए, ऑल कोर्सेज की लिस्ट में गए, रेलवे की लिस्ट में गए, रेलवे के महापैक पे गए, और ये महापैक है। और आप लोगों को वैसे तो इसका देखो, इस महापैक में तुम्हें कितना क्या क्या मिल रहा है। इस महापैक में तुम्हें 15,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, 1,000 से ज्यादा किताबें मिल रही हैं, 10,000 से ज्यादा रिकॉर्डेड, और फिर लाइव वीडियोस। कोड जब लगाओगे ना Y698, कोड पूछा है यहाँ पे, कोड लगाया Y698 और आपको ये 899 का महापैक मिल जाएगा। तो दैट इज द होल थिंग्स एंड hope so you like this session, and till then see you, take care, धन्यवाद and happy Diwali, thank you।